नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। सत्ताईस मई 1977 बिहार के बेलछी गांव में सवर्णों ने दलितों के घरों पर हमला करके कई लोगों की हत्या कर दी थी। इनमें से कुछ लोगों को खेतों में केरोसिन छिड़ककर जला दिया गया था। इस मुद्दे पर लोकसभा में पहली बार बतौर सांसद चुनकर आया 30-32 साल का नौजवान बोलने के लिए खड़ा हुआ। अपने भाषण के दौरान जब उसने कहा कि मैं कुछ हड्डियों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, और ये हड्डियां उन लोगों की हैं जिनमें 8 हरिजन हैं और 3 दूसरे गरीब हैं जिन्हें जलाया गया था। पूरा संसद इस घटना को देखकर अवाक रह गया। संसद में मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चंद्रशेखर, मधु दंडवते जैसे कद्दावर नेता बैठे थे। बावजूद इसके वो बस यहीं तक नहीं रुका। सांसद ने बेलछी हत्याकांड पर अपनी ही सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट को चुनौती दी और उसे गलत बताया। साथ ही केंद्र में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर सवालों की बौछार कर दी। पहली बार और इतनी बेबाकी से संसद में अपनी बात रख रहे इस सांसद का नाम था रामविलास पासवान। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। ये है नामी गिरामी और मेरा नाम है अमन गुप्ता। आज बात उस नेता की जो 1977 के आम चुनाव में पूरे देश में जेपी का इकलौता उम्मीदवार बन गया था। जैसे कुछ लोगों ने मौसम वैज्ञानिक कहा तो कुछ ने उस पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया। एक ऐसा नेता जिसने करीब 5 दशकों तक राष्ट्रीय स्तर पर दलित राजनीति का नेतृत्व किया। वरिष्ठ पत्रकार और रामविलास पासवान की जीवनी लिखी है प्रदीप श्रीवास्तव ने। वो तो यहां तक कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और जगजीवन राम के बाद कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर इनके कद का दलित नेता नजर नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर और जगजीवन राम के बाद या उनकी तरह या बाद के राष्ट्रीय स्तर के दलित नेता अगर कोई हिंदुस्तान में थे तो रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान ने क्षेत्रीय पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति पे ज्यादा जोर दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन दलित का जहां भी काज, जहां भी मुद्दा आया, दलित उत्पीड़न का, दलित हिंसा का, रामविलास पासवान जी वहां पे पहुंचे। चाहे वो चुंदूर हो, चाहे आंध्रा का मामला हो, चाहे गुजरात का मामला हो। तो मेरा मानना है कि अम्बेडकर और जगजीवन के बाद सोच में हो सकता है कई नेता ऐसे हों जिनकी सोच दलितों के लिए और सामाजिक न्याय के लिए हो, लेकिन संघर्ष के मामले में, आवाज उठाने के मामले में पासवान के अलावा मैं किसी दूसरे नेता को नहीं देखता। तो बिहार के साथ दलितों के हितों को साथ लेकर राजनीति करने वाले रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को जमुना दास पासवान और सिया देवी के घर हुआ। पिताजी को विश्वास था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो जरूर यशस्वी होगा। लिहाजा बाबूजी उन्हें बचपन में कई बार शिवपुत्र भी कहते थे। पासवान के गांव का नाम तो शहरबन्नी था, लेकिन आज भी आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद यहां शहर का कोई लक्षण ढूंढे नहीं मिलता। यह गांव कोसी, कमला, बलान और बागमती इन 4 नदियों से घिरा है। ऐसे में गांव ज्यादातर समय पानी में ही डूबा रहता है, एक टापू की तरह। अब तो स्थिति सुधरी भी हो, लेकिन तब स्थिति बड़ी दूभर थी। गांव में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी, सो रामविलास पासवान को 6-7 साल की उम्र में 2-2 नदियों को पार करके स्कूल जाना पड़ता था। इन विषम परिस्थितियों के बीच जो कुछ भी तालीम रामविलास हासिल कर रहे थे वो उनके परिवार, गांव या समाज के लिए कीर्तिमान से कम नहीं था। 7वीं की पढ़ाई करने के बाद वे खगड़िया चले गए। यहां वे दलित छात्रों के लिए बनाए गए कल्याण छात्रावास में रहने लगे। यहां उन्हें 10 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी, जो उनके लिए पढ़ाई के लिहाज से एक बड़ी मदद साबित हुई। अब पढ़ाई तो ठीक से होने लगी, मगर दूसरे शौक थे। फिल्म देखने के शौकीन थे रामविलास, तो इसके लिए उन्होंने बड़ी मजेदार युक्ति अपनाई और इसके सहारे पहली बार सिनेमा हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए।
तो क्या था वो किस्सा, आप आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी कुमार केशव से सुनिए। दरअसल रामविलास पासवान जब खगड़िया में पढ़ रहे थे तो अमूमन होता ये था कि उनके लिए चावल और दाल वगैरह गांव से आ जाया करता था। कभी पिताजी ले आते थे तो कभी रामविलास खुद। उस समय में गांव में किसानों के पास नकदी का अभाव हुआ करता था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। तो गांव में हर काम अनाज के लेन देन के जरिए करने का रिवाज था, जिसे पढ़े लिखे लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये गांव में अब भी छोटे स्तरों पर की जाती है। इसी तरकीब के सहारे पासवान ने फिल्म देखना शुरू किया। वे करते क्या थे कि अगर वजीफा के कुछ पैसे बच गए तो ठीक, नहीं तो वे गांव से आए राशन का जो है थोड़ा सा हिस्सा बेच देते थे और फिर मनोरंजन के लिए फिल्म देखते। पहली बार 9 आने के टिकट में उन्होंने सिनेमा हॉल में जो फिल्म देखी वो ताउम्र उनकी यादों में शामिल रहा। फिल्म थी बहरहाल इन खट्टे मीठे अनुभवों से होते हुए रामविलास पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, ताकि कुछ गुजर बसर के लिए खर्चा पानी का इंतजाम हो सके। इसी क्रम में उन्होंने खगड़िया से स्नातक किया और पटना का रुख किया। 1966 में यहाँ उन्होंने एमए में एडमिशन लिया और महेंद्र कल्याण छात्रावास में रहने लगे। हॉस्टल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में छात्रों का एक समूह बनाकर उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा और यहीं से रामविलास के अंतर्मन में नेतृत्व के अंकुर फूटने लगे। मगर घर की परिस्थितियां ऐसी थीं कि बार बार नौकरी करने के लिए विवश कर रही थी। लिहाजा उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी शुरू की, मगर वहां के झोलझाल से जब वाकिफ हुए तो पासवान ने नौकरी छोड़ दी। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गए और 1-2 असफलताओं के बाद उनका बतौर डीएसपी चयन हो गया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्त और रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह दे दी कि आपको राजनीति में जाना चाहिए और 1969 में होने जा रहे प्रदेश के मध्यावधि चुनाव में अलौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लीजिए। अब राजनीति और नौकरी के बीच किसका दामन थामा जाए, असमंजस पैदा हो गया। तो इसके बाद वे राय लेने पहुंचे सीनियर नेता लक्ष्मी नारायण आर्य से। तो उन्होंने क्या कहा, उसका किस्सा आप वरिष्ठ पत्रकार और रामविलास पासवान की जीवनी लिखने वाले प्रदीप श्रीवास्तव से सुनिए, जो उन्हें खुद रामविलास पासवान ने कभी बताया था। सीनियर थे लक्ष्मी नारायण आर्य, तो ये अपना असमंजस दूर करने के लिए उनसे राय बात करने के लिए उनके पास गए और उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ ये है, एक तो डीएसपी की नौकरी है और जो बाबूजी चाहते हैं कि नौकरी ज्वाइन करें, लेकिन उनका मन जो कर रहा है वो राजनीति में जाने का मन कर रहा है। लोग कह भी रहे हैं उनसे राजनीति में जाने, तो क्या करें। तो लक्ष्मी नारायण आर्य ने जो उनसे एक बात कही जो उन्होंने मुझे बताई थी, वो उनको अमृत तक याद थी। उन्होंने पूछा तुम गवर्नमेंट बनना चाहते हो या सर्वेंट? तो पासवान समझे नहीं। तो लक्ष्मी नारायण जी ने समझाया कि देखो यदि राजनीति में गए, मंत्री बने तो गवर्नमेंट हो, सरकारी नौकरी में गए तो गवर्नमेंट के सर्वेंट रहोगे, अब फैसला तुमको करना है। पासवान जी जो है वो समझ गए, उनको लगा गवर्नमेंट ही बने, जब बनना ही है तो गवर्नमेंट बने, और उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो पासवान ने निश्चित कर लिया कि वे चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त समाजवादी दल के टिकट पर पासवान ने जमकर मेहनत की और बिना किसी पूंजी के चुनाव लड़ा और रसूखदार अलौली विधायक मिश्री सदा को 700 वोटों से हरा दिया। मगर फिर दिन बदले। साल आया 1972। प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और पासवान हार गए, मगर उन्होंने इस हार को एक राजनीतिक संघर्ष में बदल दिया। उस वक्त बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हो रहा था। फिर क्या, रामविलास पासवान जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। 1974 में जब लोकदल बना तो पासवान उससे जुड़े और महासचिव बनाए गए। साल 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए पासवान जेल भी गए। जब 1977 में आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो पासवान ने पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद साल 1980 के लोकसभा चुनावों में इसी सीट पर दोबारा पासवान ने जीत हासिल की, मगर जब पहली बार पासवान चुनाव लड़ रहे थे तो उनका टिकट ही काट दिया गया था। फिर जो हुआ वो भी अपने आप में इतिहास बना। कुमार केशव से वो किस्सा सुनिए।
हुआ ये था कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार के हाजीपुर सीट से पासवान को चुनाव लड़ने को कहा, मगर जैसा कि चुनावों का एक चलन है, संभावित उम्मीदवार कई बार संभावित ही रह जाते हैं, और यही हुआ इस चुनाव में भी। हाजीपुर से जनता पार्टी ने रामविलास पासवान का टिकट काटकर रामसुंदर दास को टिकट दे दिया। जेपी को जब यह मालूम हुआ तो वे बड़े नाराज हुए। फिर क्या, अगले ही रोज हाजीपुर की गलियों, खंभों और दीवारों पर एक पोस्टर चस्पा मिला, जिसमें नीचे तो जेपी का हस्ताक्षर था और उसके ऊपर लिखा हुआ ये था कि हाजीपुर में जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है मैं नहीं जानता, पर जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान है। इसका असर ये हुआ कि पासवान पूरे देश में जेपी के एकमात्र उम्मीदवार बन गए और 10,000 पोस्टरों से जनता पार्टी में अफरा तफरी मच गई। पहले तो जेपी के कहने पर पासवान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया था, मगर मामला बिगड़ता देख आखिरकार जनता पार्टी को रामसुंदर दास को बिठाना पड़ गया और रामविलास पासवान को ही अपना प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। और फिर तो साहब पासवान ने कमाल ही कर दिया। इस चुनाव में करीब 4,20,000 के भारी अंतर से जीत दर्ज कर पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद साल 1980 से 84 में 7वीं लोकसभा के लिए वे लोकदल के नेता के तौर पर चुने गए। राजनीति में अनुभव के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने करीब 5 दशक से भी ज्यादा समय संसदीय राजनीति की। इस दौरान वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उनकी राजनीतिक सूझबूझ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे बहुत जल्द हवा का रुख पहचान लेते थे। मतलब ये कि किसके खिलाफ और किसके साथ जनमत बन रहा है, वे पहले ही इसे भांप लेते थे। कभी कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ इमरजेंसी के दौरान वो जेल गए तो उसी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। ये उनके राजनीतिक करियर का एक अलग द्वंद्व रहा। जैसे पासवान का ये भाषण सुनिए, जहां वो मंदिर की राजनीति करने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की तुलना सिख चरमपंथी भिंडरावाला से कर रहे हैं। भिंडरवाला में और आडवाणी में क्या अंतर है? भिंडरवाला ने राजनीति शुरू किया था स्वर्ण मंदिर से, और आप राजनीति शुरू कर रहे हैं मंदिर से। पूरा का पूरा लग रहा है कि पार्लियामेंट जैसे ठकुरबाड़ी बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में एक संविधान बनेगा, गरीब के लिए कानून बनेगा कि घड़ी-घंटी जो लाया जाएगा, जितने बाबा लोग हैं सबको पकड़ करके लाया जा रहा है वहाँ। तो जब आज पौधा लगाइएगा वो, तो इसका रिजल्ट कल क्या होगा? और अब तो मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है, जाकर के मस्जिद को तोड़ दें। तो एक तरफ तो उन्होंने अपनी सेकुलर छवि के इर्द गिर्द ऐसा भाषण दिया। इसी के अक्स में अगर आप देखें तो उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मसले पर एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से किनारा कर लिया था। लेकिन फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हीं मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे गठबंधन का हिस्सा भी हो गए। यूपीए सरकार के समय तब जो बीजेपी उनकी नीतियों का विरोध करती थी, उसी एनडीए की सरकार में पासवान मंत्री भी हो गए। पासवान को मजाक में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौसम वैज्ञानिक बुलाते थे। इसकी वजह यह थी कि पासवान हमेशा सत्ता के साथ रहे और इस दौरान भी उन्होंने परिवार के लोगों तक ही सत्ता की भागीदारी को सीमित रखा। इसके लिए उनकी खूब आलोचना भी हुआ करती थी। स्वतंत्र पत्रकार और रुक्तापुर के लेखक पुष्यमित्र कहते हैं कि उन्होंने अपनी ही जाति के कई दूसरे काबिल नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। रामविलास पासवान ने एक शॉर्टकट अपनाया अपने पूरे जीवन में कि उनको मालूम पड़ गया था, या तो किसी भी अच्छे राजनेता की तरह उनको समझ में आ जाता था कि इस बार कौन सा समूह चुनाव जीतने वाला, सरकार बनाने वाला है। उनके लिए राजनीति बाद के दिनों में सिर्फ सत्ता हासिल करने का, मंत्री पद हासिल करने का जरिया बन गई थी। तो उन्होंने इस चीज को बकायदा बहुत आसानी से प्ले किया और सत्ता हासिल करने के क्रम में उन्होंने दलित नेताओं को भी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने अगर अपने परिवार से अलग किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पार्टी में स्थान दिया तो वो या तो पैसे वाले थे, या कोई सवर्ण था, या फिर कोई दबंग व्यक्ति था, या कोई अपराधी था। अपनी जाति के ही दूसरे नेताओं को उन्होंने, जो सक्षम नेता थे, उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने बढ़ावा अपनी जाति के नेताओं को अगर किसी को दिया तो अपने परिवार के लिए। इन सब आलोचनाओं और तारीफों के बीच पासवान डटे रहे। दलित उत्पीड़न का कोई भी मसला हो, उन्होंने किंतु परंतु के बगैर उसे सदन से सड़क तक बेबाकी से उठाया। पासवान ने साल 1983 में दलितों के उत्थान और कल्याण के लिए दलित सेना का गठन किया। मगर एक चीज जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती थी वो ये कि उन्होंने मुद्दों के आधार पर सवर्णों का विरोध किया।
सिर्फ दिखावे के लिए जातिगत लकीर नहीं खींची। प्रदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने सवर्णों का विरोध तो किया, मगर इस बीच भाषा की मर्यादा नहीं लांघी। अस्पृश्यता के खिलाफ जो भी लोग लड़े हैं उनमें अपर कास्ट के लोग भी पहुंच रहे हैं। दयानंद सरस्वती लिखते थे, वो विवेकानंद का नाम गिराते थे, और इसके अलावा वो बीपी सिंह को भी उसमें शामिल करते थे, महात्मा गांधी को शामिल करते थे। वो बताते थे कि ये लोग अपर कास्ट के थे, लेकिन इन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, अस्पृश्यों की लड़ाई लड़ी। इसलिए कभी भी उनके भाषण में आप ये नहीं देखेंगे कि सवर्ण या अपर कास्ट के खिलाफ कुछ कभी उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। इसे कई दलित नेता, मनुवादी और भी कई तरह का भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने काज पे ध्यान दिया, जो लक्ष्य था उनका, जो अस्पृश्यता का काज था, कारण था, उसको खोजा, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। बहरहाल इसके अलावा अगर हम उनके मंत्रिमंडल के कार्यकाल को देखें तो 1989 में जब वे चुने गए तो केंद्र में वीपी सिंह की सरकार में पहली बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। वे श्रम और कल्याण मंत्री बनाए गए। इसके बाद जब एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल की सरकार बनी तो साल 1996 से 98 तक पासवान ने बतौर रेल मंत्री कई जरूरी योजनाओं की शुरुआत की। पासवान बिहार के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक, इन सभी के सरकार में पासवान मंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने कई अहम काम किए। बिहार की सबसे छोटी पार्टियों की लिस्ट में होने के बावजूद उनकी सत्ता में हमेशा भागीदारी रही। पासवान जनता पार्टी से होते हुए जनता दल का हिस्सा रहे, लेकिन जब बिहार की सियासत के हालात बदल गए तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। बिहार में दलित समुदाय की आबादी तो करीब 17% है और पासवान जिस जाति से आते थे उसका वोट करीब 5% है, लेकिन ताउम्र वे इस जाति के सर्वमान्य नेता रहे। 2000 से लेकर 2020 तक वे लोजपा की राजनीति करते रहे, मगर साल 2009 में उनको एक बड़ा धक्का तब लगा जब जिस सीट से वे 4 लाख के बड़े अंतर से जीते थे वहीं उनकी बुरी तरह हार हुई। हालांकि बाद में उन्हें एक राजनीतिक संजीवनी लालू प्रसाद ने दी और राज्यसभा भेजा। इस वाकये को पुष्यमित्र कैसे याद करते हैं, सुनिए। उनका हारना भी लगभग तय ही था, क्योंकि बिहार में लोकसभा चुनाव में एक चौथा मोर्चा बन गया था, जो लालू जी बिहार में हमेशा से एक बड़ी राजनीतिक पार्टी रहे हैं। कोई भी गठबंधन यहाँ पिछले 30 साल में बना है तो उसमें या तो एक धड़ा भाजपा के साथ रहता है या एक लालू जी के साथ रहता है। तो तीसरे चौथे मोर्चे के राह पर ही वो चल पड़े थे, इसलिए लगभग उनका हारना तय था और वो हार भी गए। लेकिन अपने मित्रों को उस ढंग से प्रेम करने वाले लालू जी का एक अपना चरित्र रहा है। वो तमाम गड़बड़ियों के बावजूद एक पारिवारिक किस्म के एक अलग ढंग के व्यक्ति हैं, जो लोगों को जल्दी माफ भी कर देते हैं, उनको अपना भी लेते हैं, उनकी मदद भी कर देते हैं। इसलिए उन्होंने रामविलास पासवान को फिर राज्यसभा में भेजा भी। उनको लगा कि हमारा साथी है, जो साथी जेपी मूवमेंट में हमारे साथ था। जेपी मूवमेंट में रामविलास पासवान जी बहुत सक्रिय थे और बाद में जेल भी गए थे। और साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमद हुई केंद्र में, तो उनकी अगुवाई में 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने बतौर खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता मंत्रालय का पद संभाला। सिर्फ राजनीतिक जीवन में ही नहीं, पासवान ने पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी बखूबी जिया। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटे हैं जिनका नाम है चिराग पासवान। चिराग फिलहाल जमुई से सांसद हैं और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच साल 2013 से रामविलास पासवान अस्वस्थ भी रहने लगे थे और इसी वजह से 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। और फिर एक ऐसे समय जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थीं, तो वे अस्पताल में भर्ती हो गए। और फिर तारीख आई 8 अक्टूबर 2020, जब दिल्ली के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तो नामी गिरामी में यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं।
इस कार्यक्रम के लिए जरूरी रिसर्च और स्क्रिप्टिंग में मदद की हमारी टीम के साथ ही शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला सचिन द्विवेदी ने। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें फीडबैक भी भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।